जय हिंद दोस्तों। एचपी जनरल नॉलेज 53 की एचपी सुपर 20 सीरीज नंबर 12 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। ये सीरीज जो है हिमाचल प्रदेश पंचायत सेक्रेटरी, हिमाचल प्रदेश पुलिस, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड और हिमाचल प्रदेश में आयोजित होने वाली अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रख के बनाई हुई है। इससे पहले जो है हम 11 सीरीज डिस्कस कर चुके हैं, जिनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और ये सीरीज नंबर 12 है, आइए इसे डिस्कस करते हैं। और इस सीरीज में जो हम डिस्कस करते हैं वो करते हैं करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, हिमाचल प्रदेश का जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, हिंदी, इंग्लिश और मैथ। तो देर न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में पहला प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में कौन सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? ऑप्शन दिए हैं अनीता कांत, रश्मि देशपांडे, आयशा अजीज या फिर निशा त्रिपाठी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, आयशा अजीज जो है हाल ही में सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। आयशा अजीज 25 वर्ष की हैं और ये सबसे कम उम्र में यंगेस्ट फीमेल पायलट बनी है। साल 2011 में ही इन्हें जो है लाइसेंस मिल गया था, पायलट का लाइसेंस इनको हासिल हो गया था और उसमें इनकी उम्र जो थी महज 15 साल थी और लाइसेंस पाने वाली ये सबसे युवा भी हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया है, ओला ने किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना खोलने की घोषणा की है? ऑप्शन है मणिपुर, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी, तमिलनाडु में ओला ने अपना सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना खोलने की घोषणा की है। और ये इस तरह का अपना दुनिया में सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना होगा, दोपहिया वाहन की ये फैक्ट्री होगी और 2400 करोड़ रुपए के निवेश से ये शुरुआत कर रहे हैं तमिलनाडु में और दुनिया का सबसे बड़ा जो स्कूटर कारखाना है अब ये बन जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न है कि जिंदा वीर किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिए हैं जहांगीर, इल्तुतमिश, औरंगजेब या फिर अमीर खुसरो। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, औरंगजेब को जो है वो जिंदा वीर कहा जाता था। उसने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण भी करवाया था और औरंगाबाद में जो है अपनी पत्नी राबिया का मकबरा बनाया था, जिसे दूसरा ताजमहल या फिर बीवी का मकबरा भी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है, गीता रहस्य की रचना किसने की थी? यह एक पुस्तक थी, तो इसका पूछा गया कि इसकी रचना किसने की थी। ऑप्शन दिए हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, महात्मा गांधी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक या फिर दादा भाई नौरोजी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जो है गीता रहस्य की रचना की थी। लोग उन्हें प्रायः भारत का बेताज बादशाह भी कहते हैं। प्रश्न ये भी आ सकता है कि भारत का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जो है बेताज बादशाह भी कहा जाता है। और 1908 में जो है उन्होंने मांडले जेल में, मांडले जेल जो कि बर्मा में है, बर्मा का जो नाम है अब म्यांमार कर दिया गया है, तो 1908 में उन्हें मांडले जेल जो कि बर्मा म्यांमार में थी वहाँ पर भेजा गया था। 6 वर्ष की कारावास के लिए उन्हें वहाँ भेजा गया था। तो वहाँ पर उन्होंने गीता रहस्य, जिसका दूसरा नाम है कर्मयोग सागर भी है, तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि कर्मयोग सागर की रचना किसने की थी? तो ये भी बाल गंगाधर तिलक ही लगाना है आपने। तो गीता रहस्य का ही दूसरा नाम जो है वो कर्मयोग सागर है, उसकी रचना उन्होंने जेल में ही की थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने ओरायन तथा आर्कटिक होम इन वेदास लिखा था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया है कि भारत में वायुयान की पहली उड़ान कब हुई थी? ऑप्शन दिए हैं 1911, 1947, 1952 या फिर 1926। तो इसका जो सही जवाब है, तो भारत में वायुयान की जो पहली उड़ान हुई थी वो हुई थी सन 1911 में। और ये कहाँ से कहाँ तक हुई थी? तो ये हुई थी इलाहाबाद से नैनी तक हुई थी। भारत में वायुयान परिवहन की अगर वास्तविक शुरुआत की बात करें तो ये वर्ष 1927 से शुरू हुई थी। और भारत में वायुयान परिवहन के जो जनक हैं तो किसे माना जाता है? तो JRD टाटा जो हैं उनको वायुयान परिवहन का जनक जो है वो माना जाता है। अगला प्रश्न है कि किस में ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है? ऑप्शन दिए हैं ठोस, द्रव, गैस या फिर निर्वात। तो जो ध्वनि है उसको जो गमन जाने के लिए कोई भी माध्यम चाहिए होता है, तो ठोस भी माध्यम है, द्रव भी माध्यम है और गैस भी माध्यम है। निर्वात में ध्वनि जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकती है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा
कि जो ध्वनि है निर्वात में और बार नहीं जा सकती। बात करें सबसे तेज़ किस में जा सकती है, तो सबसे तेज़ जो ध्वनि जा सकती है, ट्रैवल कर सकती है, तो ठोस में सबसे जल्दी जा सकती है, उसके बाद जाएगी द्रव में, और उसके बाद जो जाएगी ये गैस में। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो इकाई जो है डेसिबल है, जिसे प्रायः डीवी करके भी लिखा जाता है। तो डेसिबल जो है इकाई है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। अगला प्रश्न हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज से संबंधित है और प्रश्न है गोची त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है। ऑप्शन दिए हैं किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला या फिर सिरमौर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में जो है गोची त्योहार जो है मनाया जाता है। लाहौल स्पीति के केलांग में ये मनाया जाता है। मनाया कब जाता है? जनवरी फरवरी में ये मनाया जाता है। और जो आयोजन की तिथि होती है वो वहाँ के लामा जो होते हैं वो निर्धारित करते हैं। और ये मनाया क्यों जाता है? तो बीते वर्ष जिन परिवारों में पुत्र का जन्म हुआ होता है उन घरों में ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है स्कोडी मेला कहाँ पर लगता है। ऑप्शन है सिरमौर, किन्नौर, मंडी या फिर कांगड़ा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मंडी जिला के जोगिंदरनगर में स्कोडी मेला लगता है। तो जोगिंदरनगर में कहाँ पर लगता है? तो जोगिंदरनगर में एक गांव है, डोहक करके गांव है। डोहक गांव में ये स्कोडी मेला लगता है और ये लगता है चैत्र महीने में। चैत्र यानी कि अप्रैल में लगता है। अप्रैल 26 से 28 तक ये लगता है। और यह एक सती मेला है जो सती हुई एक स्त्री के सम्मान में मनाया जाता है। जो डोहक गांव है वहाँ पर बेसिकली एक जनजाति रहती है जिसको लवाणा कहा जाता है। लवाणा, तो उसी जाति के लोगों द्वारा ये मनाया जाता है। और ये प्रायः जो है एक कृषक समुदाय है उनके द्वारा सारा प्रबंध इस मेले का किया जाता है। लवाना के द्वारा इस मेले का जो है वो सारा प्रबंध किया जाता है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। ऑप्शन है प्रांगला, घुनसरंग, हनुमान टिब्बा या फिर थामसर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, घुनसरंग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा है। और इसकी जो हाइट है तो समुद्र तल से यह 5600 मीटर हाइट पर है। बात करें प्रांगला की तो प्रांगला जो है 5579 मीटर हाइट पर है। और जो घुनसरंग दर्रा है तो कहाँ पर है? यह किन्नौर में है। और प्रांगला जो है वो लाहौल स्पीति में है। थामसर जो है यह जिला कांगड़ा में है, बैजनाथ में है ये। तो 4572 मीटर जो है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया है अगला प्रश्न है सतलुज और व्यास नदी कहाँ पर मिलने के बाद इकट्ठी बहती हैं। ऑप्शन है संसारी नाला, बदाल ज्यूरी में, या फिर हरि का पतन या फिर संधोल। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, हरि का पतन। पंजाब में है ये हरि का पतन। और पंजाब के हरि का पतन नामक स्थान पर इकट्ठी बहती हैं। यहाँ पर ब्यास जो है अपना नाम खो देती है और सतलुज बन जाती है। और फिर आगे जाकर सतलुज, चिनाब, रावी, सिंधु, झेलम ये पांचों नदियाँ जो है पंचनद बन के अरब सागर में जो है वो मिल जाती हैं। प्रश्न ये भी आ सकता है कि सतलुज या फिर ब्यास नदी कहाँ पर मिलती हैं? तो हरि का पतन में ये मिलती हैं। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि कौन से सागर में गिरती हैं? तो ये अरब सागर में ये गिरती हैं। अगला प्रश्न है जनरल साइंस से संबंधित है। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। ऑप्शन है क्या ये रेटिना पर बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, आगे बनता है या फिर अनंत पर बनता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, दूरदृष्टि दोष के कारण जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है। दूरदृष्टि दोष में जो है वो नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कई बार कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है, तो उसमें नज़दीक की वस्तुएं जो है वो दिखाई नहीं देती। और उसे कैसे ठीक किया जाता है, यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि दूरदृष्टि दोष को कैसे ठीक किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष को जो है वो उत्तल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। अगला प्रश्न है इंफ्रासोनिक वेव्स यानी कि अवश्रव्य तरंगे कौन सी होती हैं। ऑप्शन है जो 20 हर्ट्ज से ऊपर वाली है, या फिर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज वाली है, या फिर 20 हर्ट्ज से नीचे वाली है, या फिर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, इंफ्रासोनिक वेव्स जो हैं वो 20,000 हर्ट्ज से नीचे वाली होती हैं,
20,000 हर्ट्ज से नीचे वाली जो तरंगे होती हैं उन्हें इंफ्रासोनिक या अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। और जो इनके उदाहरण हैं तो उदाहरण है मनुष्य की धड़कनें, ये भी इंफ्रासोनिक वे में आती हैं। और भूकंप की जो तरंगे हैं ये भी। और इनको जो कौन कौन से जीव हैं इनको निकाल सकते हैं, तो हाथी, लोमड़ी, व्हेल जो है इन तरंगों को निकाल सकते हैं। बात करें सुनने की तो कुत्ते, लोमड़ी, हिरन इन तरंगों को जो है वो सुन सकते हैं। अगला प्रश्न है सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, लिथियम, ओस्मियम या फिर प्लेटिनम। तो वैसे तो हाइड्रोजन सबसे हल्की होती है, परंतु इसमें हमें धातु पूछा है, तो जो धातु होती है सबसे हल्की धातु वो होती है लिथियम होती है। लिथियम को Li करके लिखा जाता है, ये सबसे हल्की धातु होती है। अगर अधातु की बात करें तो सबसे हल्की अधातु जो होती है वो हाइड्रोजन होती है। तत्व की बात करें तो वो भी हाइड्रोजन ही होता है। भारी धातु की बात करें तो ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। अगला प्रश्न है हिंदी से संबंधित प्रश्न है, संधि चुननी है। तो दिया गया है अध प्लस गति, तो ये क्या बनता है? तो जब इनकी संधि की जाए तो क्या बनता है? तो क्या ये अधगति बनता है, अधोगति बनता है, या अधोगति बनता है, या अधगति बनता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, अध प्लस गति जो है अधोगति बनता है। अगला प्रश्न है प्रतिदिन में कौन सा समास है? शब्द दिया गया है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो चार ऑप्शन है, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुव्रीहि। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अव्ययीभाव समास जो होगा वो प्रतिदिन में होगा। अगला प्रश्न है धूप में बाल सफेद करना, इसका जो है अर्थ बताना है। ऑप्शन है अनुभवहीन होना, अत्यंत चतुर होना, कठिन परिश्रम करना या फिर बातें बनाना, काम कम करना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, अनुभवहीन होना, यानी कि धूप में बाल सफेद कर लिए। अगला प्रश्न इंग्लिश से संबंधित है। प्रश्न है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें आपको बतानी है ए पर्सन हु रेडली बिलीव अदर, तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्रेडुलस जो है, जो दूसरों पर जल्दी विश्वास कर लेता है उसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है अप्रोप्रिएट आर्टिकल भरना है। जो लाइन दी गई है वो है ऑनेस्टी इज, आगे ब्लैंक दिया है, बेस्ट पॉलिसी। क्या इसमें ए आएगा, वेरी आएगा, द आएगा या फिर एन आएगा? तो इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अगला प्रश्न मैथमेटिक्स से संबंधित है। प्रश्न है यदि मूलधन 3,000 हो, दर 5% और समय 2 वर्ष हो तो साधारण ब्याज क्या होगा? तो इसका जो सिंपल फार्मूला होता है साधारण ब्याज का, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो मूलधन यहाँ पर हमें दिया गया है 3,000, 3,000 गुना 5 गुना 2 अपॉन 100, तो ये कट गया। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 30 रुपये। अगला प्रश्न है, इसमें अगला अंक बताना है कि क्या होगा। जो लाइन दी गई है वो है 2, 7, 12, 17, 22 और उससे आगे आपको ढूंढना है कि क्या होगा। तो इसका जो है आपने कमेंट सेक्शन में हमें आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर इसी समय इसी दिन। और आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और या फिर ये जो है इनको सर्च करके भी आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जो प्रश्न पूछा है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।